नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कल राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन अवसर पर एक भाषण दिया जिस पर देश में काफी सियासी हंगामा मचा। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले इस भाषण के बाद और तेज हो गए और जेपी नड्डा ने तो इसे यहां तक ये कह दिया कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो कांग्रेस की घिनौनी संस्कृति, इतिहास, इन सब की बात जेपी नड्डा ने की और ये भी कहा कि राहुल गांधी का संबंध जो है वो नक्सलियों से है और देश विरोधी ताकतों से है। तो राहुल गांधी पर उन पर निशाना साधने का कोई मौका बीजेपी ने नहीं छोड़ा इस भाषण के बाद। लेकिन राहुल गांधी ने इस भाषण में जो बातें कही वो अब सही होती नजर आ रही हैं, या ये कहें कि जो राहुल गांधी ने दावा किया था वो दावा काफी हद तक सच होता दिख रहा है। आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब हम केवल भाजपा और आरएसएस से नहीं लड़ रहे, हम इंडियन स्टेट, और इंडियन स्टेट का मतलब भारत सरकार, और भारत सरकार यानी जिस पर इस समय राहुल गांधी के मुताबिक पूरी तरह से आरएसएस का कब्जा हो चुका है और आरएसएस की जो संघ की जो विचारधारा है उसके हिसाब से सारी संस्थाओं को चलाया जा रहा है और उसके हिसाब से ही सारे गलत काम हो रहे हैं और पूरी डेमोक्रेसी को और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम हो रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा था। और राहुल गांधी ने जब ये कहा कि इंडियन स्टेट, तो उस पर उनके ऊपर देश विरोधी ताकतों के साथ काम करने का आरोप लगा। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है और इसके उदाहरण के लिए उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का नाम लिया। फिर ये बताया कि जब हम लिस्ट मांगते हैं वोटर्स की तो वो लिस्ट भी हमको नहीं दी जाती। तो ये पूरी बातें राहुल गांधी ने कल कही जिस पर बीजेपी ने एक दो हिस्से को लेकर उन पर हमला बोला, लेकिन जो बाकी बातें कही उसके बारे में बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। और अब जो खबरें आ रही उसमें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की कई बातें सच हो रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर जो दावा किया और इधर खबर आई कि दिल्ली में चुनाव आयोग के एक जो जिला अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी, उनके ट्विटर हैंडल से एक रिपोस्ट हुआ है और वो रिपोस्ट किसका है? बीजेपी की एक पोस्ट का है। तो बीजेपी की पोस्ट को चुनाव आयोग का अधिकारी रिपोस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और बीजेपी में कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है, क्योंकि ये केवल संयोग नहीं हो सकता कि ईवीएम का जब परीक्षण किया जाए और बटन दबाई जाए तो कमल की ही पर्ची निकले। चुनाव आयोग का अधिकारी अगर किसी पोस्ट को रिपोस्ट कर रहा है तो वो बीजेपी की ही पोस्ट होती है। क्यों बाकी दलों पर चुनाव आयोग की ये नजर इनायत नहीं होती है? क्यों चुनाव आयोग केवल बीजेपी के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? ये सारे सवाल इस वक्त दिल्ली चुनाव के पहले उठने लगे हैं और ऐसे में राहुल गांधी की जो बात है वो काफी हद तक सही नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी का जो दावा था, उधर आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है और जो निर्वाचन अधिकारी पर जो जिनके रिपोस्ट पर सवाल उठा उस पर संजय सिंह ने तंज कसा और उसके बाद चुनाव आयोग ने उस पोस्ट को हटाया और ये कहा कि वो गलती से रिपोस्ट हो गया था। तो ऐसी कितनी मासूम गलतियां चुनाव आयोग करता जा रहा है और किस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, कल जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो उसके बाद उन पर बीजेपी के हमले और तेज हो गए और ऐसा लगा कि बीजेपी हमेशा इसी ताक में बैठी रहती है कि राहुल गांधी कुछ बोले और वो जो बोले उसमें से फिर बाल की खाल निकालना या शब्दों को अपने हिसाब से घुमाना या उन पर हमले करना, केवल यही काम बीजेपी का अब अहम रह गया है। बाकी जो बातें और हो रही हैं देश में उस पर उसका कोई ध्यान नहीं जाता। तो राहुल गांधी ने कल जो कुछ कहा इंडियन स्टेट को लेकर, उस पर तो जेपी नड्डा ने बहुत बड़े बड़े इल्जाम उन पर लगाए और हरदीप सिंह पुरी उन्होंने तो ये कह दिया कि उनको अपना मेंटल चेकअप कराना चाहिए। तमाम बातें जो हैं राहुल गांधी को लेकर अब होने लगी हैं, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर जो बातें उन्होंने कही उस पर बीजेपी खामोश क्यों है? और अब जो चुनाव आयोग का ये जो नया कारनामा सामने आया है जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी उस पोस्ट को रिपोस्ट कर रहा है जो कि बीजेपी से आई है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या दिल्ली चुनाव के पहले चुनाव आयोग कोई बड़ा खेल करने की फिराक में फिर से नजर आ रहा है, जैसा कि आम आदमी पार्टी का दावा है, जैसा दावा कल राहुल गांधी ने किया? क्या लगता है अमलेंदु जी? जी, ये तो उसी दिन तय हो गया था कि चुनाव आयोग कोई काम करने की फिराक में है जब राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
और जब घोषणा की थी चुनावों की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की, उससे पहले उन्होंने 45 मिनट तक अपनी सफाई पेश करी। और सफाई पेश करते समय उन्होंने ये एक तरीके से साफ संकेत दे दिए कि वो वही करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। ये उनकी तरफ से उन्होंने संकेत एक तरीके से दिए थे। लेकिन जो ये घटना हुई कि भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर संदेश जो है उसको दिल्ली का चुनाव अधिकारी जो है वो रीट्वीट कर रहा है, रीपोस्ट कर रहा है उसको, और जब शिकायत होती है तब उसके बाद वो डिलीट किया जाता है। कहा जाता है गलती से हो गया था। अगर गलती से हो गया था तो तुरंत उसको डिलीट क्यों नहीं किया गया? शिकायत होने के बाद ही क्यों डिलीट हुआ? राहुल गांधी ने कल यही बात कही थी कि भाई हम जो हैं वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि बीजेपी आरएसएस ने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है तो अब हम उस इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, यानी कि जो संस्थाएँ हैं। और फिर उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र में गड़बड़ियाँ की। हमने उनसे डाटा मांगा कि भाई आपने जो वोटर बढ़ाए हैं तो जो लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट थी वो वोटर लिस्ट हमको दीजिए, और जो विधानसभा चुनाव की वो वोटर लिस्ट दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने वो नहीं दी। तो हम केवल भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जिन संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने उन संस्थाओं से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सीधी सीधी बात राहुल गांधी ने कही थी। लेकिन इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथ पास नहीं है कि चुनाव आयोग क्या क्या गड़बड़ियाँ कर रहा है, और चुनाव आयोग के पास भी इसकी कोई जवाब नहीं है। इसीलिए सीधे सीधा राहुल गांधी ने जो हमला किया। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत जो है वो एकदम राहुल गांधी के आरोप को सच करके साबित कर दिया कि जिस तरीके से वो रिट्वीट किया गया और भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर पर संदेश जो था और उसको किया गया, तो यानी चुनाव आयोग ने ये कहा, एक तरीके से कहा जाए, ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो एकदम से सही कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है समझते जाए कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया वो आरोप, राहुल गांधी की बात सच साबित हुई और चुनाव आयोग की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी ने कल क्या कुछ कहा, एक बार हम उसको फिर से सुन लेते हैं। और अंग्रेजी में राहुल गांधी ने कल अपना भाषण दिया जिसमें उन्होंने मोहन भागवत पर तो बड़ा हमला किया ही था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे देश में पूरे लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी काम कर रही है, और कैसे उसमें वो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को उसने अपना उसका जो जरिया बनाया हुआ है, उस बारे में राहुल गांधी ने खुलासा किया था। और उस खुलासे पर बीजेपी क्यों खामोश है, ये भी अब सोचने वाली बात है, क्योंकि जब राहुल गांधी की एक बात का वो जवाब दे सकती है तो दूसरी बात पर भी उसकी कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए। लेकिन बीजेपी यहाँ अपनी प्रतिक्रिया भी सुविधा के हिसाब से देती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, एक बार उसको सुनते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि क्या है संजय सिंह का वो ट्वीट जिस पर चुनाव आयोग जो है उसको शर्मिंदा होना पड़ा और उसको अपना ट्वीट जो है वो हटाना पड़ा। पर पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी की वो बात। I said clearly there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. We are not comfortable with the way the election commission is holding election. Almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra is problematic. And I put a challenge in front of the election commission. And I said clearly to the election commission that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see if they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the election commission has refused to give us that information. Now I want to ask you, why would the election commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list? Why will it damage the election commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the election commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility, and we might find it very difficult to accept this because we are the people who have put in place the election. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election, and it is the duty of the election commission to come clean, to give us the data we are asking for, the opposition is asking for, in which they are refusing to give us. अमरिंदर जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाया कि आप कुछ छुपा रहे हैं तभी आप हमको वो डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे, और अगर आपको अपनी छवि जो है वो साफ रखनी है तो आप हमको वो डेटा दीजिए। क्यों आप विरोधी दलों को, यानी बीजेपी के जो विरोधी दल है उनको आप ये डेटा देने से हिचकिचा रहे हैं? क्या कुछ है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? तो राहुल गांधी का ये जो इल्जाम था
चुनाव आयोग पर कल से लेकर आज तक लगभग 24 घंटे तो बीत ही गए हैं और ऐसा अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आई हो मेरी नजर में तो वो नहीं दिखा मुझे। लेकिन अगर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में चुनाव आयोग को खुद आकर अपना जवाब दे देना चाहिए था कि हमारे ऊपर अगर ये बात आई है तो हम इसका ये जवाब देते हैं? क्या चुनाव आयोग इंतजार कर रहा है बीजेपी के किसी इशारे का, हाईकमान से कोई संदेश मिले उसके बाद वो बोले? और यही सवाल बीजेपी पर भी आता है कि जब वो राहुल गांधी के ऊपर इंडियन स्टेट की बात पर तो वो हमलावर हो जाते, लेकिन क्यों मोहन भागवत के बयान पर कुछ नहीं बोलती है बीजेपी? क्यों? क्या वो भी ये मानती है कि राम मंदिर को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर में, उसी दिन जो है आजादी को भी प्रतिष्ठा मिली और उसी दिन जो है सही आजादी मिली, जैसा मोहन भागवत ने बोला, जैसा उन्होंने संविधान को लेकर बोला? बीजेपी इन बातों पर अपनी क्यों राय नहीं रखती है? और राहुल गांधी के भी भाषण का चुनिंदा हिस्सा निकालकर उस पर हमला करना और उसको गलत तरीके से पेश करना, क्या बीजेपी अपने लिए फिर कोई नया वो देख रही है कि राहुल गांधी की घेराबंदी से बचने के लिए कोई रास्ता है ये बीजेपी का, ये कोई तरीका है उसका? देखिए संयुक्ता जी, एक तो राहुल गांधी ने कल जो हमले किए उसमें जो महत्वपूर्ण हमला था वो हमला था मोहन भागवत और आरएसएस पर। क्योंकि मोहन भागवत ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को देश को आज़ादी मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि ये किसी दूसरे देश में होते तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं करवा सकती, इतनी ताकत नहीं है नरेंद्र मोदी के अंदर कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करवा लें, जिन्होंने देशद्रोह का काम किया है मोहन भागवत ने, ऐसा कहकर। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को ध्यान को डाइवर्ट करना चाहती है। अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है तो फिर मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं। लेकिन वो राहुल गांधी की बात पे ना तो मोहन भागवत का बचाव कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी, ना मोहन भागवत को गिरफ्तार कर पा रही है। बचाव करने के लिए उतरती है तो नुकसान होता है चुनावी प्रक्रिया में जाकर सीधे सीधे, और अगर नहीं करती है तो मोहन भागवत हावी होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है, तो उसने बीच का रास्ता निकाला कि राहुल गांधी पे दूसरे तरीके से हमले किए जाए, तो उसने दूसरे तरीके से हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि स्टेट और देश में अंतर क्या है, ये नहीं मालूम है। जो सुप्रिया श्रीने थे उन्होंने कल पूरा एक संविधान के अनुच्छेद 15 का हवाला देते हुए जिक्र किया है कि स्टेट का मतलब संविधान में क्या बताया गया। तो असल में ये अनपढ़ लोग हैं संयुक्ता जी, पढ़े लिखे नहीं हैं। अब मोदी जी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं भारतीय जनता पार्टी में। तो मोदी जी को ही नहीं मालूम है कि संविधान में क्या है क्या नहीं है। चूँकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान जब कहा इन्होंने कि सब वो खाली पन्नों की किताब लेकर घूमते हैं संविधान की, मोदी जी ने कहा तो राहुल गांधी ने पलट कर जवाब दिया। उस पर कहा कि उनके हाथ में जो कि वो खाली किताब होगी, मेरे हाथ में तो संविधान है और उनको नहीं मालूम है, वो बहस कर लें संविधान की। तो मोदी जी को मालूम ही नहीं संविधान में है क्या क्या नहीं है। बस आरएसएस बताता है कि संविधान बदलना है तो उस काम में लगे हुए हैं कि संविधान बदलना है। 400 पार आ जाए तो आरएसएस बताएगा क्या संविधान तैयार करना है तो उसे बदल दिया जाएगा। तो ये लगा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं मालूम है कि संविधान में क्या है, स्टेट क्या है और देश क्या है, राष्ट्र क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम है। तो ये अपनी मूर्खता को साबित करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब देश तो मूर्ख नहीं है। अगर मोदी जी पूरे देश को मूर्ख समझते हैं और खुद को मूर्खों का सरदार समझते हैं तो ये उनकी गलतफहमी हो सकती है कि पूरा देश मूर्ख है, वो मूर्खों के सरदार हैं। ऐसा है तो नहीं, देश मूर्ख तो नहीं है। देश तो जानता है, देश ये भी जानता है कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो सीधा सीधा देशद्रोह है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत पर कोई कार्रवाई करनी ना पड़े और मोहन भागवत की गिरफ्तारी ना करनी पड़ जाए नरेंद्र मोदी की सरकार को, इसलिए सब ध्यान भटाने के लिए राहुल गांधी पर गलत तरीके से हमला बोला जा रहा है। कुल मिलाकर मसला यही है। लेकिन इसमें भी पोल जो है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग की खुलती जा रही है। चूंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाए, उसे चुनाव आयोग ने खुद साबित कर दिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू की तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एक वो घटक दल ही लग रहा है कि एनडीए में अब उसका औपचारिक तौर पर शामिल होना बाकी है। और संजय सिंह ने तो कुछ इसी तरह का तंज भी कस दिया उन जिला निर्वाचन अधिकारी पर कि ये कल सुबह जाकर अब भाजपा को ही ज्वाइन करने वाले हैं। इस तरह की बातें संजय सिंह ने जब लिखी, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तो उसके बाद चुनाव आयोग जागा। उसके पहले उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि बीजेपी की एक पोस्ट को उसने रिपोस्ट उनके ट्विटर हैंडल से कैसे रिपोस्ट किया जा रहा है। क्या है संजय सिंह का वो ट्वीट, उसको देखते हैं तो सारा मामला कुछ और खुलकर सामने आएगा कि किस तरह से चुनाव आयोग ने बीजेपी की ट्वीट को रिपोस्ट किया। संजय सिंह ने यहाँ लिखा है कि भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके बीजेपी के ट्वीट को रिपीट करना चालू किए। अब नई दिल्ली विधानसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया। कल सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी कार्यालय में औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। ये संजय सिंह का पोस्ट है और इसके साथ अपने पोस्ट के साथ उन्होंने उस जो ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट है उसको भी शेयर किया था, जिसमें बीजेपी ट्विटर हैंडल का वो है कि कौन कौन से नेता जो हैं उन्होंने मुलाकात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से और उसके उस पोस्ट को रिपोस्ट किया इन जिला निर्वाचन अधिकारी ने। और जब संजय सिंह का ये देखिए, ये दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, ये साफ साफ ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ब्लू टिक वाला है और उसमें ऑफिशियल पेज ऑफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ये दिख रहा है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी दिल्ली के ट्वीट को रिपोस्ट किया है और इस पर पहले कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन जब संजय सिंह ने ये बात उठाई तो फिर चुनाव आयोग का ध्यान गया, फिर उन्होंने इस पोस्ट को भी हटा दिया और अब ये बोल रहे हैं कि वो नोडल अधिकारी जो हैं वो सोशल मीडिया सेल का जो देखते थे उनको हटा दिया गया। तो आपने दिखाने को तो कार्रवाई कर ली अमलिंदु जी, लेकिन यहाँ पर जो ये सवाल यही है कि चुनाव आयोग को पहले क्यों नहीं दिखा कि आप कैसे किसी एक दल के पोस्ट को आप रिपोस्ट कर सकते हैं। ये सीधे सीधे दिख रहा है कि कैसे पूरा बीजेपी के साथ मिलकर काम हो रहा है। और दूसरा सवाल ये कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब ईवीएम में भी जब परीक्षण होता है तो बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही है और उस पर बोलते हैं नहीं वो तो केवल परीक्षण था। तो ऐसा कैसा होता है? जैसे अब तो खैर वो बातें पुरानी हो गई, लेकिन जब पहले हम पढ़ते थे दहेज वगैरह पर जब निबंध लिखना होता था दहेज प्रथा के खिलाफ, तो एक सवाल हमेशा ये पूछा जाता था कि स्टोव जो है वो नववधु पर ही जाकर क्यों पड़ता है, जब और कोई इस्तेमाल करता है तो वो क्यों नहीं पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही सवाल ये है कि यहाँ पर चुनाव आयोग को जब भी कुछ करना होता है तो उसमें बीजेपी ही कैसे आ जाती है। बाकी दल, इतने सारे दल हैं, निर्दलीय लोग भी होते हैं, किसी का भी आपने तो वैसा नहीं किया, लेकिन आप बीजेपी का साफ साफ कर रहे हैं और उसके बाद जब दिखाया जा रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं तब आप उसको कार्रवाई कर रहे हैं, उसके पहले आपको उसकी फिक्र भी नहीं होती। यानी अब ये बिल्कुल खुलेआम सब कुछ होने लगा है। इतनी ये जो दिन दहाड़ी लोकतंत्र में क्या डकैती हो रही है। बिल्कुल समिता जी, खुलेआम डकैती हो रही है लोकतंत्र में और लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और ये कोई पहला प्रकरण नहीं है जिसमें चुनाव आयोग जो है उसकी पोल खुली है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र से ही आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे परमिशन के लिए डाला था और उसके जवाब में भद्दी भद्दी गालियाँ लिख करके वहाँ दी गई और उसके बाद फिर कहा गया कि साहब वो सोशल मीडिया जो कंपनी चला रही थी उसको हटा दिया गया। अरे भाई, ये सोशल मीडिया चलाने वाली कंपनियां जो है बीजेपी की ही क्यों होती हैं फिर? जी, अगर ये सोशल मीडिया बीजेपी कंपनियां ही चला रही हैं तो इसका मतलब सब कुछ बीजेपी के हवाले, फिर तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही बीजेपी के हवाले है, फिर चुनाव अधिकारी भी बीजेपी के हवाले है, राजीव कुमार भी बीजेपी के हवाले हैं, पूरा चुनाव आयोग बीजेपी के हवाले। जब सब कुछ बीजेपी के हवाले तो चुनाव कराने की आवश्यकता ही क्या है? बीजेपी को वैसी सर सर्टिफिकेट पकड़ा दो। तो ये पहली बार नहीं है कि ये बेनकाब हुए हैं। ये असल में दुरभिसंधि जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जो आ रही है सामने, ये बार बार बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग मिलकर बीजेपी के साथ काम कर रहा है। और ये बहुत गंभीर स्थिति है देश के लोकतंत्र के लिए और सारी दुनिया में भारत के लोकतंत्र का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। समिता जी, केवल इतना ही नहीं है, कल एक और घटना हुई है जिसमें जो है और पोल खुली है चुनाव आयोग की। जो नियम बदले गए चुनाव आयोग के, जो धारा 93(1)(a) है उसके जो बदले गए कि नहीं दिया जा सकता, डाटा नहीं दिया जा सकता, इसको लेकर इस पर जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और उस पर सुनवाई हुई है और उस पर चुनाव आयोग को नोटिस इशू कर दिया गया कि आप अपना जवाब दीजिए। समिता जी, ये साफ समझ में आ रहा है कि जो यानी 4.5 लाख के आसपास रुपया जो है प्रत्याशियों ने जमा कर दिया कि प्रत्याशी ने ईवीएम काउंट कराने के लिए, और उसके बाद फिर आप ईवीएम काउंट कराते तो कहते हैं वो डाटा तो डिलीट कर दिया, मॉक पोल के डाटा से आप कर लिए। अरे डाटा आपने डिलीट कैसे कर दिया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 45 दिन तक आपको डाटा रखना है, तो वो आपने हरियाणा में भी डिलीट कर दिया, आपने महाराष्ट्र में भी डिलीट कर दिया। यही सवाल तो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इंडियन स्टेट पर कब्जा कर लिया, हम उससे भी लड़ रहे हैं। यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से बेईमानी पर उतरा हुआ है और जवाब नहीं दे रहा है। ये राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। तो चुनाव आयोग और एक तरह से कहा जाए कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, मतलब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किस तरीके से बेनकाब हो रही हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कब्जा किया हुआ है, ये चीज़ें अब देश के सामने आ रही हैं और राहुल गांधी इस बात को खुलकर कह रहे हैं। समिता जी,
जी बिल्कुल। और अभी आपने जिस बात का जिक्र किया तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी दिसंबर में केंद्र सरकार मतलब ये संसद में उन्होंने ये नियम बदल दिया, संशोधन किया। चुनाव संचालन नियम 1961 का जो नियम 93(2)(a) उसको संशोधित किया था और उसके मुताबिक ये था कि अब जो भी कागजात या दस्तावेज जो मांगे जाते हैं तो उसमें प्रतिबंधित यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो हम नहीं दिखाएंगे। और उसके लिए हवाला ये दिया गया था, तर्क ये था कि जब 1961 में जब ये नियम बने तब तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा यानी तब न सीसीटीवी होते थे, न ईवीएम होती थी, ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो वैसा कोई डेटा होता ही नहीं था, तो इसलिए हम उसको नहीं दिखा सकते। और ये संशोधन भी उस समय किया गया जब हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वहां से ये आदेश हुआ था कि आप जो मेरा ख्याल है वकील नाम है मेरे जहन से उतर रहा है इस समय, उनकी महमूद प्राचा की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि आप ये डेटा उनको उपलब्ध कराइए। तो इस बीच चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार ने आनन फानन में ये संशोधन भी कर दिया। ये पूरा समझ में आता है खेल कि किस तरह कड़ी दर कड़ी सब एक दूसरे की मदद करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं और कैसे एक दूसरे की गलतियों को, और एक दूसरे की क्या, ये पूरी बीजेपी की गलती है और उसमें वो चुनाव आयोग को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आयोग फिर जहां उसको अपना बचना होता है तो वो बीजेपी के पास चला जा रहा है, ये दिख रहा है। बहरहाल इस पर जयराम रमेश ने याचिका दायर की और अब प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ के सामने जयराम रमेश की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि चुनाव संचालन नियम 1961 में बड़ी चालाकी से संशोधन करके सीसीटीवी फुटेज को यह कहते हुए सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि इससे वोटर की पहचान खुल सकती है। अब इस याचिका पर अब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को भी और चुनाव आयोग को दोनों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है कि आप हमको जवाब इसका दीजिए। अब देखना होगा कि जवाब क्या आता है। लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरीके से जो हम लोगों ने जब संजीव खन्ना ने पदभार संभाला था तो काफी उम्मीदें बंधी थी और अब जिस तरीके से उन्होंने ये जो कहा है कि आप नोटिस जारी जो किया है, क्या यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान और पारदर्शी चुनाव बचे रहने की क्या कोई उम्मीद यहाँ पर आपको दिखाई देती है? देखिए समिता जी, अब कोई उम्मीद स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव होने की बिल्कुल नहीं है और आशंकाएं हैं और राहुल गांधी ने कल साफ साफ कहा कि कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता जो हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने किया। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा राहुल गांधी ने। तो चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी तो नहीं है, ये तो पूरा देश समझ रहा है। और आप सड़क पर निकलकर किसी भी आम आदमी से आप चलते फिरते बात कर लीजिए, वो कहता है कि ये बेईमानी से जीत रहे हैं, जनता इनको वोट नहीं दे रही है और ये जो है अपराधी किस्म के लोग जो हैं वो सत्ता में आ गए हैं और ये इन्होंने सारी संस्थाओं पर कब्जा कर दिया। एक आम आदमी के मुंह से आप यही सुनते हुए पाएंगी। कोई भी ये नहीं कहेगा कि साहब हमने इनको वोट दिया था, हमारे वोट से जीत गए या जनता के वोट से जीत रहे हैं। सड़क पर निकलकर रैंडम आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, हर कोई ये कहता है कि ये बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं। तो इसलिए अब चुनाव आयोग पर भरोसा तो किसी को बचा नहीं है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चुनाव आयोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आज हैं कल चले जाएंगे, राजीव कुमार आज हैं कल चले जाएंगे, मगर ये संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी। तो आपकी जिम्मेदारी इन संवैधानिक संस्था के आज प्रमुख के पद पर बैठे हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी उसके प्रति है, जवाबदेही आपकी उस संवैधानिक संस्था के प्रति है कि उसकी छवि धूमिल नहीं होने पाए। और अगर इस तरीके के कोई आरोप लग रहे हैं और प्रतिष्ठा संवैधानिक संस्था की धूमिल हो रही है तो इसकी प्रतिष्ठा को बचाना और जनता के मन से शंकाएं दूर करना उस संवैधानिक संस्था के हेड की जिम्मेदारी है। लेकिन वो संस्था, उस संवैधानिक संस्था के हेड अगर उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है समिता जी कि उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी संविधान में रास्ते हैं उनके जरिए कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल होगी। जब भी होगी कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, भले ही नरेंद्र मोदी उनको राष्ट्रपति बना दें, उसके बाद भी कार्रवाई अगर होनी होगी तो कार्रवाई होगी। जब भी दूसरे लोग आएंगे, जब भी थोड़ा सा मुक्त होगी संवैधानिक संस्थाएं, तो फिर इन संवैधानिक संस्थाओं के जो प्रमुख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि पिछलग्गू के तरीके से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो होंगी। ये तो बात निश्चित है समझता है। जी बिल्कुल, कार्रवाइयां होंगी, ये उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो राहुल गांधी ने जिस खतरे की तरफ आगाह किया है, वो खतरा जो है वो काफी बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ा भी है और बढ़ा भी है, क्योंकि दिख रहा है कि किस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी और आरएसएस के हवाले कर दिया गया है। और अभी जो जिस पोस्ट को हमने दिखाया, जिस पर संजय सिंह ने सवाल भी उठाए, तो उस पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वहां उस ऑफिस से सफाई क्या आई कि सोशल मीडिया हैंडल का संचालन सोशल मीडिया सेल के एक अधिकारी करते हैं, उन्होंने अनजाने में रिपोस्ट की और अब उन्हें बदल दिया गया।
तो अब सवाल वही है कि ये जाने अनजाने सारी चीजें और सारे रास्ते बीजेपी की तरफ ही कैसे चले जाते हैं। अनजाने में वो कोई दूसरे दल का पोस्ट उन्होंने कैसे रिपोस्ट नहीं किया, और उनको क्यों बीजेपी के किन नेताओं ने मुलाकात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से, और ऐसा ये दिखाकर अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत उन लोगों को क्यों पड़ रही है, वो कहां अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं और इसका उनको क्या फायदा मिलता है। यानी ये जो भ्रष्टाचार बोलकर बीजेपी जो सत्ता में आई, और अब ये दिख रहा है कि किस तरह उसने इसको पूरा संस्थागत सांगठनिक रूप दे दिया है इस भ्रष्टाचार को, कि कहीं कोई इससे बच ना पाए, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है वहां पर ईडी सीबीआई इन सबके छापे पड़ जाते हैं। कल राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, जिस तरीके से उन्होंने गंभीरता से पूरी बातें कही, उसका सार यही था। लेकिन उन सारी बातों को किनारे करके इंडियन स्टेट उसी बात को लेकर जो ऐसा भेड़िया आया भेड़िया वाला कहानी जैसे वो होती है, वो वही काम जो है बीजेपी यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की कोशिशें जो हैं वो कहां तक कामयाब होंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो चाहे अभी जिस तरह से भी है, लेकिन वो खुलकर लड़ रहा है बीजेपी की इन्हीं सारी कारस्तानियों के खिलाफ। आम आदमी पार्टी ने कल एक और पोस्ट किया था और उसके बाद फिर से चुनाव आयोग को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। क्या है वो, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें प्रवेश वर्मा साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जूते बांटते हुए। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल उन पर पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि वो खुलेआम जूते, कपड़े, पैसे सब कुछ बांट रहे हैं, और आप कैसे आंख मूंद कर बैठे हैं। तो एक पोस्ट भी किया था आम आदमी पार्टी के हैंडल से। क्या है वो पोस्ट, देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां पर लिखा है कि क्या चुनाव आयोग को लोकतंत्र की हत्या होती हुई नहीं दिख रही। एक तरफ नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा खुलेआम सड़कों पर जूते बांट रहे, उसका फोटो और वीडियो बनवा रहे, वहीं दूसरी तरफ जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। खुलेआम आचार संहिता के उल्लंघन के इस वीडियो के बाद भी अगर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता तो फिर चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाता है। ये आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से कल ये हुआ था पोस्ट, और जब ये पोस्ट हुआ, प्रवेश वर्मा का वो जो वीडियो है उसको जारी किया गया, तो उसके बाद अब चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई की है और उनको नोटिस जारी किया है। ये सब हुआ है, पर अमलेंदु जी सवाल यही है कि जो चीजें आम आदमी पार्टी पोस्ट कर सकती है, जो वीडियो आम आदमी के पास है, वो इस समय चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं है। चुनाव आयोग के पास इस समय दिल्ली में आचार संहिता लागू है और इस समय पूरा एक तरह से प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के निगरानी में है, और उसको ध्यान देना चाहिए कि कहां कैसी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर शिकायत करने के बाद ही कार्रवाई करने का ख्याल क्यों आता है, क्यों ये चीजें पहले नहीं नजर आती, या चुनाव आयोग जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। देखिए समिता जी, बिल्कुल साफ़ है कि अगर ये वीडियो और प्रवेश वर्मा क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी अगर आम आदमी पार्टी वीडियो ले सकती है उसका, तो चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं, सवाल तो उठता है। जबकि चुनाव आयोग तो जो इसकी वीडियोग्राफी कराता है, अब समझ में आ जाना चाहिए कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा देना क्यों नहीं चाहता। नियमों में बदलाव क्यों किया, ताकि ये नियमों में बदलाव इसलिए किया गया है कि बीजेपी जो इस तरीके के कुकर्म कर रही है वो सारे कुकर्म भी उन इलेक्ट्रॉनिक डाटा में होंगे, तो वो कैसे दे दे चुनाव आयोग। भाई चुनाव आयोग के पास होगा कि प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं, लेकिन वो अब अगर अरविंद केजरीवाल मांग लें कि भाई ये बांट रहे हैं पैसा तो आप ये वीडियो दे दीजिए, तो चुनाव आयोग कैसे दे दे अरविंद केजरीवाल को वीडियो। इसीलिए नियमों में बदलाव किया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी जो कुकर्म करती है वो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी ने सीधा सवाल उठाया कि भाई आपने 1 करोड़ मतदाता बढ़ा दिए चुनाव, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में, तो वो कौन से मतदाता थे, उनका नाम पता तो बताओ जो बढ़ा दिए गए, तो क्यों नहीं दे रहे हो। इसीलिए चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तो ये इसीलिए चुनाव आयोग ने जो नहीं दिया ये समझ में आ रहा है। और जाहिर सी बात है समिता जी कि अगर शिकायत करने के बाद कार्रवाई हो रही है तो शिकायतकर्ता के कहने पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने खुद क्या एक्शन लिया प्रवेश वर्मा के ऊपर, सवाल ये, नोटिस आपने जारी कर दी, नोटिस किए, नोटिस जब आपको दे देंगे चुनाव के बाद में। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे लालजी टंडन, और उनके समय भी एक घटना हुई थी, साड़ी बांटे थे, उसमें भगदड़ मच गई थी, कई महिलाएं उसमें दब के मर गई थी। फिर उसमें उन पर FIR दर्ज हुई थी, चुनाव आयोग ने FIR दर्ज कराई थी। उसके बाद में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो उसने वो वापस ले लिया था। लेकिन यहाँ तो चुनाव आयोग नोटिस इशू कर रहा है, इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कि आप आचार
संहिता जो है चुनाव आचार संहिता, उसका खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। आप पैसे से वोट खरीदने की आप कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ आप बदमाशी कर रहे हैं, तो इस पर तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आप नोटिस इशू कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ, ठीक है जवाब दे देना, नोटिस पहुंच गया, आप जवाब दे देना और अभी बांटते रहो पैसा, बांटते रहो इसी तरीके से कंबल और इसी तरीके से साड़ियाँ बांटते रहो। तो चुनाव आयोग की पोल लगातार खुल रही है, पर क्या चुनाव आयोग को थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है कि नहीं है कि जनता क्या कर रही है? जनता देख रही है ना सब कुछ कि चुनाव आयोग किस तरीके से मौन बैठा हुआ है। ये उस चुनाव आयोग के जो हेड हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की चीज़ें रोकी जाएँ, चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और उसको ये जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, चुनाव सही तरीके से करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसी उम्मीद से चुनाव आयोग का गठन भी हुआ था और इसी पर वो काम भी करता है और अब तक जितने भी निर्वाचन अधिकारी रहे उन सब ने कमोबेश अपनी जिम्मेदारी को पूरा ही किया और जो सवाल उठे उनका जवाब भी दिया। लेकिन हम ये पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर सवाल उठने के पहले ही शायरियां सुनाकर उन सवालों को भटका दिया जाता है। चुनाव आयोग ये जो काम कर रहा है बिल्कुल बीजेपी की तर्ज पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां कोई मुद्दे की बात उठाता है वहां बीजेपी उसको भटका देती है। चाहे अभी ये राहुल गांधी का भाषण हम देख लें, चाहे हम लोकसभा में देखें कि किस तरह से मोदी ने मंगलसूत्र और भैंस चोरी करना और तमाम उल्टी पुल्टी बातें जो हैं उस समय बोली कि सावन में मीट मछली खाते हैं, जो जिन बातों का जनता से कोई उसके रोजमर्रा के जीवन से कोई वास्ता नहीं है, उसका सीधा असर नहीं पड़ता, वो सारी बातें मोदी बोलते रहे। झारखंड चुनाव में हमने देखा किस तरह हेमंत सोरेन पर जबरदस्ती के लांछन जो है लगाने की कोशिश की और लगातार बीजेपी की तरफ से भड़काऊ बयान, भड़काऊ वीडियो सब जारी होते रहे और चुनाव आयोग ने कभी कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। और यहाँ भी अभी हम देख रहे हैं अमलिंदु जी, दिल्ली में भी यही हाल अभी इस समय दिख रहा है। जिस तरह चुनाव मतलब राजीव कुमार ने पहले ही बोल दिया था कि कहीं कोई वो सवाल तो उठेंगे ही और जवाब देना लाजमी, और पता नहीं इसी तरह की क्या क्या बातें उन्होंने बोली, लेकिन उसमें जवाब कहीं भी नहीं मिला कि क्या आप निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। और अभी ये दिख रहा है कि बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी जो प्रवेश वर्मा का मामला उठाया, पहले भी उन्होंने सवाल उठाए, वो लोग अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग भी गए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे एक तो पूर्वांचलियों वाला जो मुद्दा उन्होंने उठाया, पूर्वांचली का मुद्दा नहीं था, वो मुद्दा ये था कि यूपी बिहार के लोगों को आप लाते हैं और फर्जी वोट बनवाते हैं। उस फर्जी वोट पर अभी चुनाव आयोग का क्या जवाब है इसका कोई पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से वो ये फर्जी वोटों को रोकेगी, इस बारे में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुद्दे को पूरा भटका दिया कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया। अब इधर हम देख रहे हैं कि शहजाद पूनावाला वो अलग किस्म की भाषा बोल रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ जो है वो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में भी यही माहौल था, महाराष्ट्र में भी यही माहौल था, लेकिन मोदी जिस तरह से हरियाणा चुनाव के पहले चले गए, महाराष्ट्र चुनाव के पहले विदेश यात्रा पे निकल गए, और क्या उनको ये पता था कि मैं रहूं ना रहूं बीजेपी को यहाँ पे जीत मिलनी है? क्योंकि हमने देखा था कि कैसे मरकटवाड़ी का उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि वहां के लोगों को बैलेट पेपर से बाद में भी नहीं चुनाव करने दिए गया, रोक दिया गया कि नहीं तुम नहीं कर सकते, और भी जगहों पर इसी तरह से रोक दिया गया महाराष्ट्र में। तो अभी तक, और राहुल गांधी ने जो बात कही, हरियाणा और महाराष्ट्र की जो बीजेपी की जीत है वो संदिग्ध है, और अब दिल्ली में भी यही सवाल उठ रहा है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी बीजेपी उतनी ही निश्चिंत है कि चाहे जो हो जाए, चाहे उसके प्रवक्ता कुछ भी बोलें, चाहे वो अपशब्द कहें किसी एक स्टेट के लोगों को, जाति विशेष के लोगों को, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही? क्या ये मोदी मानकर चल रहे हैं और क्या इसमें चुनाव आयोग पूरी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए समिता जी की जो सबूत आ रहे हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी निश्चिंत है कि राजीव कुमार जो है वो चुनाव दिल्ली का जितवा ही देंगे। ये बीजेपी निश्चिंत नज़र आ रही है, चूँकि ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष के और लोग हों, सब लोग चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और ये दिल्ली के चुनाव में भी दिख रहा है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो क्या क्या कर रहा है, वोटर लिस्टें बदली जा रही हैं, किस तरीके से नए नाम जोड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। एक एक सांसद के घर से 26-26 नाम जो है वो जोड़े जा रहे हैं। कहाँ से भाई 26-26 लोग एकदम से सांसद के आ गए? लोकसभा चुनाव में नहीं थे, विधानसभा चुनाव में 26-26 लोग एक सांसद के घर से आ रहे हैं। वोटर लिस्टों में से नाम कटवाए जा रहे हैं, तो भाजपा का एक कार्यकर्ता जो है कई सौ नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, फॉर्म 7 भर रहा है। तो भाई एक ही क्यों भर रहा है?
नाम कटवाने के लिए 700 नाम, और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सबको सूचित करते हैं जिसके नाम काटे जाते हैं, तो जिनके नाम कट रहे हैं उनको सूचना चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? तो ये बहुत सारे सवाल जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर समिता जी लगे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद राजीव कुमार पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को अब अमित शाह पर भरोसा कम है, राजीव कुमार पर भरोसा ज़्यादा है। तो इसीलिए हो सकता है कि अब राजीव कुमार को राष्ट्रपति बना दिया जाए, भरोसा ज़्यादा है राजीव कुमार पे। चुनाव जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए। कुछ भी किया जा सकता है, मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दिव्यात्मा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राजीव कुमार को ये सोचना चाहिए, और जो चुनाव आयोग के अन्य अधिकारी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपने जो शपथ ली है वो देश के संविधान की शपथ ली है, और आपका दायित्व जो है भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं है। आपका दायित्व इस देश के प्रति और संविधान के प्रति है, उस संस्था के प्रति है जिस संस्था के आप हेड हैं या जिस संस्था के आप अधिकारी हैं। तो आपको काम अपने उस शपथ के अनुसार करना चाहिए और विचलित इधर उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, कभी किसी अधिकारी का आ जाता है, कभी किसी अधिकारी का आ जाता है। एक अधिकारी जो लिख कर दे देता है कि साहब आम आदमी पार्टी के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नाम काटने के किसने दिए आपको फॉर्म, उनका नाम बताओ। हम तो नहीं जाएंगे साहब मुख्यमंत्री की बैठक में। जिलाधिकारी डीएम जो है वो कह रहा है मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं जाएंगे। तो ये खुलेआम मतलब सरकार जो कोई घोषणा कर रही हो, अधिकारी जो सरकार का ही वो विज्ञापन जारी कर देता है कि ये विज्ञापन तो झूठे हैं। तो ये सब जो देखने में आ रहा है तो उससे लग रहा है कि पूरा जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा इन्होंने संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, और लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से नहीं है, इन्होंने जिस तरीके से संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है तो पूरी उन संस्थाओं से भी लड़ाई है। तो ये बात सच साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है समिता जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो कही बात है वो आज नहीं तो कल जो है वो सच साबित होती है। और चाहे हम नोटबंदी की बात कर लें, जीएसटी की बात कर लें, कोरोना लॉकडाउन की बात कर लें, वैक्सीनेशन की बात कर लें, जब जब राहुल गांधी ने जो कहा उसका वैसा ही नतीजा सामने आया, और उनकी जो आशंकाएं थी वो सच साबित हुई। अब इसको आप उनका अनुभव कहें या लोगों से मिलजुल कर वो जो समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, उसका वो निचोड़ कहें। लेकिन दुर्भाग्य है, या क्योंकि बीजेपी जो है वो हमेशा राहुल गांधी की उठाई बातों को गलत मोड़ देकर और पूरा ध्यान जो है वो असल मुद्दे से भटका देती है, और एक बार फिर राहुल गांधी की जो कही बात है उस पर यही कोशिश बीजेपी की है। लेकिन राहुल गांधी ने कल जो बात कही और उसके बाद उसके साथ साथ ही जो घटनाएं सामने आई कि चाहे जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से एक रिपोस्ट होता है, वो रिपोस्ट जो है बीजेपी की पोस्ट का होता है, और जब आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है तो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है और कहते हैं कि अनजाने में हुआ। जब एक एक सांसद के घर से 25-30 नए वोट बन रहे हैं और उस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, किस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं, यही सारा जिक्र राहुल गांधी ने कल किया, और उसके प्रमाण जो हैं वो अब सामने भी आ रहे हैं, और पहले से भी आ रहे हैं, अब और तेज हो गए हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव से पहले इस तरह जब चुनाव आयोग की पोल खुल चुकी है तो फिर अब ये चिंता हो रही है कि क्या दिल्ली का चुनाव भी महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर होने जा रहा है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर विपक्ष के दलों को थोड़ा और सावधान, थोड़ी और सतर्कता बरतने की जरूरत है, तभी जो है इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचा रह पाएगा। तो हम इंदु जी आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।